सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज का विषय है लकार। तो आज हम चर्चा करेंगे कि लकार क्या होते हैं, कितने होते हैं, किस प्रकार से उनका प्रयोग करना होता है और कहाँ कहाँ उनका प्रयोग होता है। और हम ये भी जानेंगे कि शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से हम संस्कृत के इन लकारों पर कैसे अपनी पकड़ कर सकते हैं और सामान्य संस्कृत भाषा को बोलचाल या परीक्षा की दृष्टि से हम बड़े ही सरल तरीके से अपना सकते हैं। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना टॉपिक जो है आज का शुरू करते हैं। लकार यानी काल। लकार को हम काल के नाम से जानते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हिंदी में हम जैसे काल कहते हैं, संस्कृत में उसे लकार कहते हैं। संस्कृत में 10 लकार होते हैं, परंतु NCERT और CBSE के पाठ्यक्रम के अनुसार केवल 5 ही लकार परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि NCERT और CBSE के अनुसार कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक केवल 5 ही प्रकार के लकार जो हैं वह परीक्षा में आएंगे और आते भी हैं, क्योंकि यही उनका पाठ्यक्रम है, जिनके बारे में हम थोड़ा सा सूक्ष्मतः थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहला लकार है लट लकार, जिसे वर्तमान काल कहते हैं। लृट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञा आशीर्वाद। यह काल किसी से आज्ञा लेने के लिए या देने के लिए, किसी से आशीर्वाद लेने के लिए या किसी को आशीर्वाद देने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। विधिलिंग लकार, यह अनिश्चित भविष्य काल है, अर्थात ऐसे कार्य जो भविष्य में हो सकते हैं, इस तरह से होंगे जैसे कल हम दिल्ली जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर सीधा सा स्पष्ट है कि हम दिल्ली जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। कल वर्षा हो सकती है, अर्थात कल बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, परंतु यहाँ पे कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं होती है। विद्यार्थी कई बार विधिलिंग लकार और लृट लकार में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। बिल्कुल सिंपल करके चलना है। जैसे कि भविष्य काल लृट लकार का मतलब होता है कि वह डेफिनेटली होगा ही होगा। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊँगा, वह अटल है, वह जाएगा ही, मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, उसे कोई बदल नहीं सकता। परंतु यही वाक्य अगर हम विधिलिंग लकार के अंतर्गत करें तो मैं कल विद्यालय जा सकता हूँ, इसका मतलब सीधा सा है, मैं जा भी सकता हूँ और कोई कारण ऐसा हो गया तो मैं नहीं भी जा सकता हूँ। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में केवल 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, परंतु संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन यानी कोई भी संख्या इस संसार में या जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वह अगर एक है तो वह एक वचन के अंतर्गत आएगी। द्विवचन का मतलब है कि संख्या 2 में आती है। जैसे हमारी आँखें 2 हैं, हमारे हाथ 2 हैं, हमारे पैर 2 हैं, इस तरह इत्यादि इत्यादि। और बहुवचन का मतलब जिनकी संख्या 2 से ज़्यादा है, वह 3 से लेकर के अनंत तक जितना भी हो सकता है प्रयोग के अनुसार, वह सब बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष होते हैं। जैसे इंग्लिश में हमारे पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, उसी प्रकार से यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के बारे में पहले थोड़ा सा जान लें। प्रथम पुरुष वह होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, परंतु वह हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है, उपस्थित नहीं है। हम जैसे हमने कहा कि राकेश भोजन खा रहा है। अब यहाँ इसका मतलब क्या है कि राकेश हो सकता है कि हमारे नज़दीक हो, पर वह इतनी नज़दीक नहीं है कि वो हमारी बातों को सुन पा रहा है। यह अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है जो हमारे पास नहीं है, हमारे समीप नहीं है। दूसरा है मध्यम पुरुष। यह मध्यम पुरुष वह पुरुष होता है जो हमारी बातें सुन रहा है, यानी कि हमारे सामने वाला, हमारा श्रोता। और उत्तम पुरुष वह है जो बोल रहा है, जो वक्ता है, वह उत्तम पुरुष है।
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर शिक्षक बोल रहा है और छात्र सुन रहे हैं तो वक्ता शिक्षक हो गया और श्रोता छात्र हो गए, तो शिक्षक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, छात्र। अगर कोई छात्र बोल रहा है और अध्यापक सुन रहे हैं तो छात्र उत्तम पुरुष में आ जाएंगे और शिक्षक जो है वह मध्यम पुरुष में आएंगे। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात यह है, आज हम जो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वह पुल्लिंग के अंतर्गत कर रहे हैं। प्रथम पुरुष में जो भी हमने प्रयोग किया है वह पुल्लिंग के अंतर्गत है, जैसे सह, सह मतलब वह, एक वचन में वह, ये सर्वनाम शब्द है वह। तौ वेदो ते वे सब, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम इनको थोड़ा ध्यान से करेंगे तो हम आगे संस्कृत रचना, वाक्य रचना और संस्कृत के वाक्यों को बनाने के साथ साथ हम अपनी पाठ्य पुस्तक में भी हम संस्कृत को बड़े ही सरल तरीके से हम समझ सकते हैं। पढ़कर केवल पढ़ नहीं सकते, हम समझ भी सकते हैं। मध्यम पुरुष, त्वम, तुम, युवाम, तुम दो, यूयम, तुम सब। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि मध्यम पुरुष में केवल श्रोता ही रहेगा, तुम, तुम दो, तुम सब। और उत्तम पुरुष में अहम, मैं, आवाम, हम दो, वयम, हम सब। अब यहाँ पर थोड़ा सा सभी बच्चे ध्यान रख लें कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, इन दोनों में ये दोनों फिक्स रहते हैं, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। क्योंकि वक्ता अपने लिए जो शब्दों का प्रयोग कर सकता है वचन के अनुसार वह फिक्स होते हैं और श्रोता के भी फिक्स होते हैं, परंतु जो प्रथम पुरुष है वह सर्वनाम शब्द भी हो सकता है, वह संज्ञा शब्द भी हो सकता है, अर्थात किसी का नाम भी हो सकता है। नाम से एक और मतलब भी है कि यहाँ पर वह नाम पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। इसीलिए बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई जा रही हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बस आगे चलते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं लट लकार की। ध्यान रखिएगा, हमने वचन के बारे में चर्चा की है और हमने पुरुषों के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश की है। अब हम यहाँ पर ये ध्यान देते हैं कि जो लट लकार यानी वर्तमान काल में हम एक शॉर्टकट ट्री को थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं। हमें केवल बस 9 शब्द ध्यान रखने हैं और बस बाकी हम लट लकार को पूर्णतः अधिकार कर लेंगे या पूरी तरह से सीख लेंगे। जैसे ती, तह, अंति, ये प्रथम पुरुष के अंतर्गत हैं। मध्यम पुरुष में सी, थह, थ और उत्तम पुरुष में आ का डंडा मी, आ की मात्रा व, आ की मात्रा मह। अब इनका प्रयोग कैसे करना है एक बार थोड़ा सा हम कर लेते हैं। आज हम लट लकार का अभ्यास करेंगे और ऊपर दी गई टेबल के अनुसार हम अलग अलग धातुओं के रूप बनाने का अभ्यास भी करेंगे। उदाहरण के लिए पट धातु लट लकार में हम रूप बनाएंगे। जैसे देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीका है। हमने पूरी की पूरी टेबल में बस क्या किया है कि जो पट धातु जिसका हम अभ्यास करने वाले हैं उसको हम थोड़ा सा करेंगे। हमने हर जगह क्या किया है, उसी टेबल को, जैसे प्रथम पुरुष में ती, तह, अंति, ती, तह, अंति, उसी को हमने पठ आगे लगा दिया है, तो बन गया हमारा पठती, पठतः, पठन्ति। अब हमारा इसका अर्थ हो गया एक वचन में पढ़ता है, पढ़ती है। द्विवचन में हो गया दो पढ़ते हैं, दो पढ़ती हैं। बहुवचन में वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ती हैं। मध्यम पुरुष में सी, थह, थ, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। वे दो पढ़ते हैं, वे दो पढ़ती हैं। वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ती हैं। उत्तम पुरुष में पठामि, पढ़ता हूँ, पठावह, वे दो पढ़ते हैं, या वे दो पढ़ती हैं। और पठामह, पढ़ते हैं या पढ़ती हैं। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि हमने केवल ऊपर वाली टेबल को ही थोड़ा सा ध्यान से बस देखना है, याद रखना है, और आगे जो भी धातु है हमें उसका बस वो शब्द आगे रख देना है। जैसे अगर हम आगे चलते हैं और एक बार हम थोड़ा सा इन्हीं को देखते हैं। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः,
पठतः, पठामि, पठावः, पठामः। और हम इसी प्रकार से चर धातु, धाव धातु, क्रीड धातु, खेल, खाद, रक्ष, वध, पच इत्यादि धातुओं का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम अगर चर धातु पे थोड़ा सा कोशिश करें तो बिल्कुल सीधा से हो जाएगा। हमें क्या करना है, इस टेबल के में केवल चर चर लगा देना है। जैसे चरति, प्रथम पुरुष में चरति, चरतः, चरन्ति, चरसि, चरथः, चरथः, चरामि, चरावः, चरामः। हमने एक पहले भी अगर आपको इन धातुओं के अर्थ में कोई परेशानी हो रही है तो हमने एक वीडियो भी डाल रखा है पहले, जिनमें धातुओं का अर्थ बड़े ही सरल तरीके से बताने की कोशिश की गई है। आप बारी बारी से इन सभी धातुओं का अभ्यास करें, कोशिश करें कि लिखित रूप से अभ्यास करें। संस्कृत भाषा का एक सबसे सरल नियम है कि जब तक हम इसे लिखित रूप में नहीं करेंगे तब तक ये हमसे बहुत ही देर में हमारे पास आएगी। इसीलिए हमें कोशिश करना है कि हम बड़े ही सरल तरीके से इसे लिख करके कोशिश करें और बस इसका अभ्यास करते रहें। और इन सभी धातु रूपों का आप सबको लिख करके कोशिश करनी है, अभ्यास करना है, और ये बड़ा ही सरल तरीके से है। उम्मीद है कि आज जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं वो सब बड़े ही सरल तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी कारण से नहीं आ पाए हैं तो एक या दो बार रिपीट करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप कोशिश कीजिए समझने की, और यह निश्चित रूप से आपके पास आ जाएंगे। अगर आपको ये सारी जानकारियाँ थोड़ी अच्छी लगी तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें।